जो आपका ईसीजी है, कार्डियक साइकिल के बाद हमने ईसीजी के बारे में बात करना शुरू किया था। और ईसीजी में एक टिपिकल जो ईसीजी का पिक्चर है वो आपके सामने कुछ ऐसा होता है। इसमें हम ईसीजी में करते क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की हम नोट करते हैं मशीन की मदद से, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से। कुछ वेव्स ऐसे मिलती हैं, इन वेव्स को हमें नोट डाउन करना होता है और इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। ये एक्चुअली डिसाइड करते हैं इसके नंबर के बेसिस पर कि आपकी कार्डियक एक्टिविटी कैसी चल रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने QRS कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कोई क्या जो आपका इंडिविजुअल है उसका कार्डियक एक्टिविटी ठीक है या नहीं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में और देखते हैं क्या है। एक एक वेव के बारे में देखो क्या डिनोट करता है। जैसे हम पी वेव की बात करें तो पी वेव डिनोट करता है डीपोलराइजेशन। आपको ये तीनों टर्म्स मैंने बता दिए थे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डिटेल आपको नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है, मतलब एट्रिया के पास सिग्नल जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एट्रिया के पास सिग्नल जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि एट्रिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका 30% ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में भेजना है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंपल्स नहीं जाता। इसका जो आपको ग्राफ या जो वेव मिलता है वो बड़ा छोटा सा मिलता है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। वो आपको यहाँ पे पी वेव के फॉर्म में दिखता है इस ग्राफ में। ठीक है, दूसरा जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये इंपॉर्टेंट है। ये डीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल्स का, और फिर से वही डीपोलराइजेशन वर्ड है तो मतलब क्या, सिग्नल आया है किसके लिए, वेंट्रिकल्स के लिए। और वेंट्रिकल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला है कि लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंपिंग चैम्बर है और वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, और हमारा वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को अपने जो भी उनके रिस्पेक्टिव सर्कुलेशन है उसमें वो पंप कर देता है, और ये डिनोट करता है QRS कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, इंपल्स कहने का मतलब बड़ा स्ट्रांग है आप, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्शन जो होना है वो हाई इंटेंसिटी का होना है इसलिए। और एक लास्ट में टी वेव बनता है, और टी वेव ये डिनोट करता है रीपोलराइजेशन किसका, वेंट्रिकल्स का। मींस वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स स्टेट में है और रिलैक्सेशन की कंडीशन में आ जाती है, और एंड ऑफ द टी वेव मार्क करता है कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल के फेज में चला गया। अब देखना जरा यहाँ पे एक बात आपको एक बात समझ आ जाएगी। QRS कॉम्प्लेक्स के बाद टी वेव के बीच एक ड्यूरेशन का गैप है। ये आप अगर कार्डियक साइकिल याद करो तो कार्डियक साइकिल में 0.1 सेकेंड के बाद इस सेकेंड के बाद ये वाला सेकेंड 0.1 और ये तीनों 0.1, 0.2, 0.3 एंड ये 0.4, इस ड्यूरेशन के लिए आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जाता है। इंपल्स आता है स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का, एंड ये जो आपका गैप है टी वेव का, एक्चुअली टी वेव स्टार्ट होने तक का जो गैप है, इट डिनोट्स द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो ये आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें हमारा जो वेंट्रिकल है कोई एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। इंपल्स आएगा देन कॉन्ट्रैक्शन, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। भाई आपको कोई सिग्नल मिलेगा तब आपका रिस्पॉन्स आएगा ना। तो ये इंपल्स यहाँ से, वैसे वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो क्यू वेव से स्टार्ट हो चुका होता है, यहाँ से आपका वेंट्रिकल सिस्टोल के फेज में जाना स्टार्ट हो चुका होता है, एंड दैट ये पॉइंट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसके बाद जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल की फेज में जाती हैं, एंड दिस पॉइंट डिनोट द वेंट्रिकुलर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, और हमारा वेंट्रिकल उस तक जाके पूरी तरह से डायस्टोल के फेज में चला जाता है। अब देखो इधर ऑरिकल के लिए भी ऐसे ही बात कर लेते हैं। 0.1 सेकेंड के लिए इसको
सिस्टोल के फेज में जाना होता है, बड़ा छोटा सा इनका इम्पल्स, बड़ा मींस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन वो इम्पल्स आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक टाइम पीरियड के लिए ये वेंट्रिकल की एक्टिविटी यहाँ पे ऑरिकल की एक्टिविटी यहाँ पे डिनोट करने के बाद वो अपना हार्ट में एक गैप है आता है। गैप का मतलब क्या है कि जो ऑरिकल है वो इस 0.3 सेकेंड के लिए अपना जो इनकी एक्टिविटी है वो नॉर्मल है, एक्चुअली पूरे 0.7 सेकेंड के लिए वो नॉर्मली पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिग्नल वही ऐसे नोड ही जनरेट कर देता है एक टाइम गैप के बाद, और वो यहाँ पे हमें डिनोट करके QRS कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिख जाता है। अब आपको इन तीनों के साथ, चाहे P वेव हो, QRS कॉम्प्लेक्स हो, T वेव है, उसमें अगर गड़बड़ी होती है, क्या डॉक्टर्स को उससे समझ आती है, वो आपको यहाँ पे समझना है। यही आपसे सवाल पूछा जाता है। ये कुछ कंडीशंस हैं। ECG ग्रेट clinical significance has any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease। ये possible abnormality है या disease है अगर इनके वेव में कोई आपको डेविएशन देखने को मिलता है, कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, तो जैसे इनलार्ज हो जाए P वेव, इनलार्ज का मतलब P वेव देखोगे तो ऐसा कुछ है ना, अब ये कुछ ऐसा हो जाए है ना, इनलार्ज हो जाए P वेव तो क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, एट्रिया का आपका इनलार्जमेंट है, वो एट्रिया वैसे के वैसा पड़ा है, ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन के फेज में नहीं जा रहा, ठीक है। दूसरा, अगर इनलार्ज Q वेव हो जाए, Q वेव देखो इस ग्राफ पे आ जाओ, इस ग्राफ पे आपको ज्यादा ठीक है, और इसी ग्राफ इस Q और S के लिए बड़ा क्वेश्चन बनता है इसका इनलार्जमेंट होना। Q वेव इतनी है, इसका इनलार्जमेंट से क्या आप डॉक्टर्स को समझ आता है, क्लिनिकली आप क्या डायग्नोज करते हैं। इनलार्जमेंट अगर Q वेव का होता है तो दैट इज द मायोकार्डियल इंफरेक्शन। मायोकार्डियल इंफरेक्शन हार्ट अटैक को बोला जाता है, सुना होगा, किसी का हार्ट अटैक आ गया तो उसका Q वेव जो है इनलार्ज हो जाता है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो जाता है, मींस सिग्नल हार्ट के पास इनिशिएट होना ही, जैसे इनिशिएट जिस Q वेव की अगर हम बात करें तो इसके बाद थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलेंगे आपको, रीपोलराइजेशन अटैक को बोलते हैं, जब हार्ट की सप्लाई रुकने लगी या कम हो जाए। ये जो स्ट्रेंथ में कमी आती है ना इनके, हाँ, इनका जो स्ट्रेंथ में कमी आता है कॉन्ट्रैक्शन का, वो ब्लड सप्लाई हार्ट की कम होने की वजह से आता है, और वो ब्लड सप्लाई तभी कम होएगी जब हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली जिस स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, बॉडी का भी सप्लाई बंद होता है, हार्ट का भी बंद होता है, एक लिमिट के बाद हार्ट फेल हो जाता है। सेम बात T वेव अगर इनलार्ज करता है तो ये पोटेशियम आयन की वजह से है, पोटेशियम आयन का कमी होने की वजह से। अभी वो आपका जो ये पोटेशियम आयन जैसे आपको सामने आ रहा है, तो आपको एक बात याद रखनी है, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पोटेशियम आयन का है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पोटेशियम आयन है। जैसे आप ऊपर वाले सरफेस देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है, तो आयन वहां पे पोटेशियम आयन ज्यादा होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। नीचे वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये पोटेशियम आयन की अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो आपका T वेव जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज होने का मतलब है कि ऐसा हो जाएगा, ये वो आपको पता है इनलार्ज होने का, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और फ्लैट हो जाए बिल्कुल T वेव तो आपका कार्डियक मसल हाइपोक्सिया की कंडीशन में चला जाएगा, और हाइपोक्सिया आपने पढ़ा हुआ है, जब मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा, ठीक है। तो इन सभी डेविएशन से आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा, और ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, कौन कौन से वेव पे आपका फोकस होना चाहिए, एक तो Q और R और T वेव पे भी बने हैं सवाल, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, तो इन तीनों वेव पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। चलो एक एक अभी देख लेते हैं। पहला
किसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डेवलप किया भाई, बताओ क्या नाम था। उसके बाद है इन केस ऑफ अ नॉर्मल हार्ट बीट डीपोलराइजेशन स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलस अराइजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे नोड, ये आपको पहले ही पता है। ऐसे नोड को हमने एक और नाम दिया था, क्या बोला था, पेसमेकर। इसका नाम फिर से आएगा। एंड व्हाट डज द टी वेव रिप्रेजेंट इन ईसीजी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये आपने पहले तो एक एक बात ये याद रख लो, पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या क्या डिनोट करता है, उसके बाद प्रॉब्लम पे आते हैं। व्हाट डज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इनिशिएट, वेंट्रिकुलर। व्हाट डज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, हाँ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही इनिशिएट होगा। एंड लास्ट नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल सर्कुलेशन। और मुझे इसमें बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्यों पता है, क्योंकि मनप्रीत बताएगी। अरे आधे से ज्यादा बातें तुम्हें पता है, कुछ चीजें आपको नई ऐड करनी है। जैसे मैं फटाफट बोलूं तो डबल सर्कुलेशन हमारा दो सर्कुलेशन से बना हुआ है। एक को बोलते हैं पल्मोनरी, दूसरे को सिस्टेमिक। अब देख लो यहाँ पे आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट वेंट्रिकल जो है ये लंग्स को ब्लड पंप करता है और लंग्स से जो ब्लड आता है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, पल्मोनरी। ये पल्मोनरी वर्ड आप लंग्स के लिए याद हमेशा लिखते हैं, इसलिए इसको ध्यान रख लो बस। जहां पल्मोनरी वर्ड आए मतलब लंग्स। तो हार्ट और लंग्स के बीच की सप्लाई जो सर्किट बनती है, सर्किट आप समझते होंगे है ना, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे अब एक बात याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो हार्ट से ऑर्गन, क्या हार्ट टू ऑर्गन जो ब्लड वेसल ब्लड लेके जाती है वो कोई आर्टरी कही जाती है, उसको हम क्या देते हैं नाम, आर्टरी। हार्ट टू ऑर्गन जो होगी वो क्या होगी, आर्टरी। और यही ऑर्गन टू हार्ट अगर कोई ब्लड वेसल है तो वो कोई वेन होगी। पहले केस में हार्ट टू ऑर्गन, लंग्स एक ऑर्गन है तो इसका नाम क्या रख दिया, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, लंग्स टू हार्ट, डायरेक्शन इसका फ्लो होने का देखो यही है, लंग्स टू हार्ट मतलब ऑर्गन टू हार्ट, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, पल्मोनरी वेन। लेकिन इन दोनों के साथ अब प्रॉब्लम ये है, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं बॉडी में, प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इन दोनों के साथ नहीं है। यही दो ऐसी हैं जो एक्सेप्शनल है और बाकी सेम यही है हमेशा। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ आपका जो बॉडी में यहाँ राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो बॉडी से आता है, बॉडी पार्ट से आता है वेना कावा के थ्रू, जो कि इम्प्योर होता है। तो कैसा होगा, इम्प्योर होता है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाएगा और राइट वेंट्रिकल पंप करता है कहाँ पे, लंग्स को। कैसा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कैसा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, जो कि एक आर्टरी के थ्रू जा रहा है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा, आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, प्योर। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ आपका लंग्स का काम पता है आपको, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, गैसेस एक्सचेंज होता है, ब्लड हमारा प्योर हो जाता है। और यहाँ पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन की मदद से ये ब्लड फिर से आता है लेफ्ट ऑरिकल में, एंड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये थ्रू आउट द बॉडी पार्ट। तो ये प्योर ब्लड लेके आ रही है, जो कि वेन के साथ कैसा होना चाहिए था, इम्प्योर ब्लड होना चाहिए था। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। बस ये दो बातें यहाँ याद रखनी है। हाँ, एक और बात याद रख लो, हार्ट का राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में रॉन्ग ब्लड है, रॉन्ग बोले तो इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स इम्प्योर ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स प्योर ब्लड। इतना याद रहेगा तो कोई समस्या नहीं आती। राइट साइड बॉडी से ब्लड आया, इधर राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड ही होता है, ठीक है। और ये प्योर होके कहाँ आया,
लेफ्ट ऑरिकल में तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और बॉडी पंप करेगा। तो ये दो इस साइड में पूरा हमेशा आपका कैसा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड। राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में कौन कौन सा ब्लड है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अब नहीं समझ आ रही है, स्टेटमेंट देख लो। Deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed onto the lungs from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. This pathway constitutes pulmonary circulation. कोई ऐसी समस्या तो वाली बात लिखी नहीं है। आगे देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स को पंप किया जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए एंड कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ये एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर आपने ध्यान से सोचा, थोड़ा सा सोच लो, तो जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था और सिंगल सर्कुलेशन था वहाँ पे यही प्रॉब्लम थी। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वहाँ से ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड आता है हार्ट में वो प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाता था, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होता। ठीक है, अब पल्मोनरी का जो पाथवे है वो आपके सामने है, यही आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से आपको जरूर किसी न किसी क्वेश्चन में मदद मिलेगा। राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। पिक्चर इतना क्लियर होना चाहिए, कुछ बनाने की जरूरत ना हो, जैसे ही नाम आए पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये पूरा पाथ आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, तब आपको बात सोचने में और डिसाइड करने में आसानी होगी, नहीं तो फिर आप समझ लो कि कोई फायदा नहीं। अब आ जाओ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है अवोटा में, दैट इज अ मेन आर्टरी। अभी हम सीक्वेंस पे भी आते हैं, पहले सीक्वेंस पे आ जाते हैं फिर ये आपको समझ आएगा ज्यादा। सबसे मेन आर्टरी को बोला जाता है अवोटा, अवोटा की ब्रांचेस को बोला जाएगा आर्टरी, आर्टरीज की ब्रांचेस को बोला जाता है आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स की ब्रांचेस को कैपिलरी, क्या बोलेंगे? कैपिलरी। एंड कैपिलरी, अब ये देखो ये सारे डिवाइड एंड ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, तो यहां मैं डी लिखूंगा। क्या होते हैं? एक अवोटा डिवाइड होके कई आर्टरीज बनाती है, कई आर्टरीज डिवाइड होके कई आर्ट्रियोल्स बनाती है ना, कई आर्ट्रियोल्स डिवाइड होके कई कैपिलरीज बनाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? डी। ठीक है, अब कैपिलरी के बाद ज्वाइनिंग शुरू होती है, कई ब्रांचेस जुड़कर एक कॉमन ट्यूब बनाती है, एक कॉमन पाथ बनाती है। ठीक है, तो मैं वहां पे लिखूंगा कैपिलरी के बाद लिखूंगा जे वर्ड। कैपिलरी ज्वाइन होकर बनाती है वेन्यूल, क्या बनाएगी? वेन्यूल। वेन्यूल जुड़कर बनाती है वेन्स, वेन्स जुड़कर बनाती है वेना कावा। और जब भी हम बात कर रहे हैं हार्ट के साथ, तो यहां देखो लिखा है वेना कावा, लिखा है ना, इधर लिखा है क्या? अवोटा। तो ये हार्ट से एक ही ब्रांच अराइज होती है, हार्ट से कोई एक ही ब्रांच, एक ही कोई ट्यूब बाहर आती है एंड इट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ क्या? ट्यूब्स थ्रू आउट द बॉडी। कैपिलरी की भी है, वेन की भी है, आर्टरीज की भी है। ठीक है, तो अवोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आती है, जो कि कैसा ब्लड होगा? कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ये ब्लड कहाँ? कैपिलरीज एक्चुअली अब इन पूरे पाथ में ये जो आपका हिस्सा है, ये जो स्ट्रक्चर है, पूरा इस सर्कुलेशन का जो पाथ है, इस स्ट्रक्चर में ही
एक्सचेंज करने की एबिलिटी है। जो कुछ भी एक्सचेंज होना है, चाहे वो गैस की बात कर ले, न्यूट्रिएंट की बात कर ले, कोई हार्मफुल केमिकल की बात कर ले, हॉर्मोन्स की बात कर ले, कुछ भी एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम, वो ट्रांसपोर्टर है, तो वो न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक्सचेंज का जोन जो होगा वो इस पूरे पाथ में, दैट इज द ओनली एंड ओनली कैपिलरी। इसकी वॉल जो होती है, अभी हम ब्लड वेसल पढ़ेंगे, वो देखेंगे तब पर समझ आएगा क्यों होता है ऐसा। परमिएबल होती है, ना कि कोई अवोटा नहीं कोई एक्सचेंज कराता, ना कोई आर्टरी कराती है, ना आर्ट्रियोल कराता है। कराता कौन है? सिर्फ, ठीक है। तो ब्लड वहां से, जैसे यहां से देखो आपका अवोटा से प्योर ब्लड आ रहा है। प्योर ब्लड बोले तो ऑक्सीजन रिच ब्लड। बॉडी के सेल्स को, या हम यहाँ पे बोले तो टिश्यूज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। टिश्यूज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ आपकी बॉडी में या टिश्यूज के पास कैपिलरी होती है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज कर लेता है, एंड देन ब्लड बिकम इम्प्योर। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा, वेन्यूल में जाएगा, फिर सिस्टेमिक वेन के थ्रू वेना कावा में जाएगा, और फिर वेना कावा से राइट ऑरिकल में आ जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा एक तो सीक्वेंस आपको नोट करना है, और पूरा ये दोनों, इनका भी सिग्निफिकेंस देख लो, फिर आपका काम मैं पहले बोलता हूँ वो करके दिखाओ। सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन: सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये इनका सिग्निफिकेंस है। आप एक पाथ से ऑक्सीजन लेके आते हो, दूसरे पाथ से ऑक्सीजन सप्लाई करके एंड वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाते हो। ठीक है। अगर आप ऐसे समझ लो कि घर में सफाई और गंदगी एक साथ करो, तो ना वो सफाई लगेगी ना गंदगी लगेगी। अब वही कोई सफाई कर रहा है और आप गंदगी मचा रहे हो, जैसे मम्मियाँ सफाई करती हैं मोस्ट केसेस में, और बच्चे गंदगी करते हैं, तो लगेगा थोड़ी देर, जब तक वो उनके बीच जो गैप है उस दौरान लगेगा कि वो साफ दिख रहा है, जैसे वो आएंगे फिर गंदा। तो सेम प्रॉब्लम सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के साथ है। सफाई और गंदगी एक साथ चल रही है। यहाँ पे अलग अलग पैसेज, अलग अलग एक सेपरेट पाथवे। तो इनका पूरा पाथवे हो गया, और ये आपको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अवोटा के थ्रू, सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज। ठीक है। यहाँ पे बॉडी के सेल्स इसका एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद वेन्यूल, वेन, वेन के बाद वेना कावा और राइट एट्रियम में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका आता क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आगे चलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये फिर हाँ, ये अच्छा, एक्चुअली ये सेपरेशन है, इधर ऑक्सीजनेटेड और इधर डीऑक्सीजनेटेड। ठीक, ऐसा कुछ। मैं सोचा कि ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन बनाओ, तब तो बात बनेगी। इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। अब आपका काम पहले ये है, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा। दोनों सर्कुलेशन को, सिस्टेमिक और पल्मोनरी को एक साथ कोलैप्स करके बनाओ। सबसे पहले यही बनाओ। बिना सर्कुलेशन लिखने के बाद लिखना क्या लिखोगे? सर्कुलेशन फॉर हार्ट। इसके सामने लिखो सर्कुलेशन फॉर हार्ट। बस इतना आपको यहां नोट कर लेना है। और इसके बाद इस कोरोनरी सर्कुलेशन को बनाना है, और वो आपको इधर से देख के पता चलेगा। स्टेटमेंट्स नहीं लिखो, छोड़ दो। यहां देखो, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से स्टार्टिंग पॉइंट हमने माना है, दैट मीन्स वो आपका कैसा ब्लड लिया होगा? इम्प्योर ब्लड। ठीक है। इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स में प्योर होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में अवोटा के थ्रू,
अवोटा एक लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, उसकी एक ब्रांच है कोरोनरी आर्टरीज, एक्चुअली एक नहीं है कई हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये इससे ब्लड सप्लाई करा जाता है हार्ट की वॉल को, किसको, हार्ट की वॉल को, और ये आर्टरीज आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है, आर्ट्रियोल फिर से कैपिलरी में डिवाइड होगा, और यही है इसका साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो भी उनको चाहिए होता है। एंड ये ज्वाइन होकर वेन्यूल बनाया, कोरोनरी वेन बनाया। अब कोरोनरी वेन के बाद का जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी वेन्स जुड़कर, जैसे मान लो कि एक वेन ये है, दूसरी वेन ये है, तीसरी वेन ये है, ये आपस में जुड़कर एक सैक जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। एक सैक जैसा, हार्ट के अलावा, हार्ट के पास 4 चैम्बर हैं, है ना, 4 चैम्बर्स के अलावा एडिशनल चैम्बर होता है जो कोरोनरी वेन जुड़कर एक चैम्बर सैक जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोला जाता है कोरोनरी साइनस। ये अगर आपकी कोरोनरी वेन्स हो गई तो इसको हम बोलेंगे कोरोनरी साइनस, और कोरोनरी साइनस आपका वेना कावा के थ्रू जाके राइट ऑरिकल में खुले, ठीक है। तो ये एडिशनल चैम्बर होता है हम आपके पास कोरोनरी साइनस, ये ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा हार्ट का चैम्बर है। चैम्बर तो नहीं बोलेंगे, एक ऐसा कहेंगे आपका स्टोर पाउच। अब यहां देखो, इस पाथ पे देखो, इस डबल सर्कुलेशन पे देख लो, फिर इसको नोट करना। इधर देखो, यहीं से स्टार्ट किया था हमने, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया इम्प्योर कहां पे, लंग्स के पास, लंग्स के पास प्योर हुआ ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना, कहां पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, ये किसकी मदद से, अवोटा कोरोनरी आर्टरीज की मदद से हार्ट की वॉल में, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट की वॉल में, हार्ट की वॉल से ये वेन्यूल और वेन्स जुड़कर क्या बनाएंगी, कोरोनरी वेन्स, एंड कोरोनरी वेन्स जुड़कर क्या बनाएंगी, कोरोनरी साइनस, एंड कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू वेना कावा, और वेना कावा ही आके राइट ऑरिकल में ओपन होता है। इसी को बना लो, बस बना के फिर जाओगे।